मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम नई कविता के जाने माने सुप्रसिद्ध कवि श्री लीलाधर जगुड़ी जी द्वारा रचित कविता स्वतंत्र जुबान का अध्ययन करते हैं। यह कविता कवि के भावों को, विचारों को इस प्रकार प्रकट कर रही है कि समाज की एक अत्यंत विचारशील विचारधारा का उद्घाटन करती है। यहाँ कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास उसकी अपनी एक स्वतंत्र वाणी है, अर्थात वो स्वतंत्रता पूर्वक बोलने के लिए अधिकार रखता है, मगर वह बोल नहीं पाता क्योंकि उसके व्यवहार और कार्यों में, अर्थात कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। इस कारण वह अपनी वाणी को दबाकर रखता है और सत्य बोलने से डरता है, क्योंकि उसे मालूम है कि यदि वह सत्य बोलेगा तो इस व्यवस्था में कहीं न कहीं कोई न कोई झंझट, कोई मुश्किल, कोई परेशानी उसके लिए खड़ी हो जानी है। हम इस सत्य को जानते हैं और कहा भी गया है, ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर। सत्य हमेशा चुभता है और इसी चुभन से दूसरों को बचाने के लिए और प्रतिक्रिया स्वरूप अपने लिए निर्मित होने वाले कष्ट से खुद को बचाने के लिए व्यक्ति वाणी तो रखता है, मगर न वो स्वतंत्र है और न वो सत्य बोलने की ताकत रखती है। कवि यह बात भी स्वीकार करते हैं कि जब जब व्यक्ति झूठ बोलता है, उसकी आत्मा उसे कचोटती है, उसका मन उसे प्रतिपल चिंतित रखता है, बार बार उसकी अंतर आत्मा उसे सत्य बोलने के लिए प्रेरित करती है, मगर आदमी ऐसा नहीं करता। मैं और एक आदमी हमेशा साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के प्रति मित्रता के भाव का प्रदर्शन करते थे, लेकिन हृदय में वो मैत्री भाव नहीं था। इसीलिए एक दूसरे की हम जासूसी करते रहते थे, ताकि हम राज होने के कारण वह मेरे किसी राज को खोल ना दे और मैं उसके राज को कहीं कह ना दूं। इसलिए एक दिन ऐसा हुआ कि कवि के सारे अपराध, सारे दोष, क्योंकि वह आदमी जानता था, धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश कर गए, उसके शरीर में जाकर बस गए, अर्थात साझीदार होने के कारण उन दोषों को उसने भी अपने लिए स्वीकार कर लिया और वह कभी भी कवि की कायरता को या कवि के दोषों का उल्लेख नहीं करता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कवि मुकर ना जाए, अर्थात कोई उसी पर यह प्रश्न न उठा दे कि यदि उसे सारे दोषों का पता था तो वह चुप क्यों था, उनका साझेदार वह भी है। यदि उसने चुप्पी को धारण किया है तो निश्चय ही वो इन अपराध और इन पाप दोनों का बराबर का हिस्सेदार है। एक बार वह व्यक्ति कवि से इन विषयों में बात भी करना चाहता है, परंतु उसकी वाणी उसका साथ नहीं देती और वह अपने मन के डर के कारण सत्य नहीं बोल पाता और जानबूझकर उन सब विषयों से अनजान बन जाता है, क्योंकि अगर वह प्रश्न करता है तो स्वयं भी उन सब मामलों में दोषी पाता है। जब उस व्यक्ति के समक्ष अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं तो वह, अर्थात उसकी अंतरात्मा,
उसे सत्य बोलने के लिए प्रेरित करती है, मगर वह कोई उत्तर उनका नहीं देता है। जब कवि भी उसकी जासूसी करने लगा, तो उस व्यक्ति ने एक रात उठकर चुपचाप अपने मन के सारे प्रश्नों को लोगों के कानों तक पहुंचा दिया। परंतु समाज के लोग तो पहले ही अनेक सवालों से इस प्रकार घिरे थे कि वो उन्हें अच्छी प्रकार सुन और समझ नहीं पाए। फिर भी लोगों ने मन ही मन विचार करते हुए उन प्रश्नों पर फुसफुसाहट शुरू कर दी, और धीरे धीरे वह सारे सवाल पूरे नगर के सवाल बन गए, जिसके कारण चारों ओर इन अफवाहों के कारण चारों ओर संदेह और शंका का वातावरण तैयार हो गया। उस व्यक्ति ने स्वयं यह महसूस किया कि इन सवालों के कारण वह और कवि दोनों बेचैन हैं। इसलिए वह व्यक्ति चुपचाप उठा, मगर वह व्यक्ति चुप रहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इस घटना का सारा आरोप उसके ऊपर ना आ जाए। पहले से ही अनेक ऐसे विषय और कारण थे जिसके कारण उसकी आवाज दबी हुई थी, अर्थात सत्य कहने से डरती थी। कवि सोचता है कि हर व्यक्ति के पास उसकी एक स्वतंत्र वाणी होनी चाहिए, ताकि वह निडर होकर, वह निर्भीक होकर अपनी बात सबको कह सके। फिर कवि की आत्मा स्वयं उसे उत्तर देती है कि व्यक्ति स्वतंत्र जुबान लाए तो कहां से लाए, क्योंकि इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं थोड़ा या अधिक दोषी अवश्य है। सभी जुबानें कहीं न कहीं दबी हुई हैं। इसलिए कवि ने और कवि के उस साथी आदमी ने कभी भी स्वतंत्र जुबान के लिए प्रयास नहीं किया। उस आदमी ने अपना काम निकालने के लिए एक जानवर अर्थात बैल की जुबान को चुन लिया। इस जुबान के द्वारा वह अनेक लोगों को हानि पहुंचाकर बैल की भांति सब तहस नहस कर देना चाहता था, सब मिटा देना चाहता। अर्थात वह अपने सब विरोधियों को सींग पर उठाकर हवा में उछालना चाहता था, उन्हें खाइयों में गिराना चाहता था, उन्हें अड़ंगा डालकर यानी पांव अड़ाकर मारना चाहता था, गिराना चाहता था। और वह अनेकों के सामने गंदगी फैलाना चाहता था, ताकि वह समाज को अपनी अंतर आत्मा को महसूस होने वाली बुराई का परिचय दे सके। और वह जानवर की भांति अपनी जीभ से चारों ओर जो संदेह और शंका का वातावरण उसने बनाया था, उसे वो चाट जाना चाहता था, परंतु वह कुछ नहीं कर पाया। कवि ने अनुभव किया कि उसने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अर्थात स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने के लिए जानवर की जुबान तो लगा ली है, लेकिन वो जुबान भी उसका साथ नहीं दे रही है, वो भी सड़ी हुई है, अर्थात उसमें भी अनेक दुर्भाव हैं, दोष हैं, और वह अच्छाई की बजाय बुराई फैलाने लगी। और इस प्रकार उस व्यक्ति को और कवि को प्रश्नों की इस धुंध ने व्याकुल कर दिया, बेचैन कर दिया। इसलिए नए सवाल जो उन सवालों से निकल कर आ रहे थे, उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कि या तो अपनी जुबान को बदल ले, अथवा इस गंदी जुबान को, इन दुर्भावों को अपने तक ही सीमित रखे। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा
कि इस व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर है। इसके पास विश्वास करने लायक सत्य से भरी हुई वाणी ही नहीं है। अर्थात समाज के लोग कहने लगे कि यह दूषित मनोवृत्ति के कारण यहां वहां मुंह मारता फिरता है, अर्थात अनावश्यक रूप से दूसरों की जासूसी करता है और सच्ची झूठी बातों को यहां वहां फैलाता है, अफवाहों को जन्म देता है। अतः वह व्यक्ति चाहकर भी सच नहीं कह पाया, सही तथ्य नहीं रख पाया, क्योंकि अगर ऐसा वो करता तो खामखा किसी न किसी समस्या से घिर जाना था। एक दिन वह व्यक्ति कवि के पास आकर कहने लगा कि लगता है आजकल समाज में सब सच बोलना बंद कर चुके हैं, क्योंकि सत्य अनेक मुसीबतों का निमंत्रण बन जाता है। अब प्रश्न यह है कि आज हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारी सत्य से भरी असली जुबान कहाँ खो गई है। इसलिए कवि उसे समझाते हुए बोले कि आज सन 1974 है और 1947 में भी कोई अंतर नहीं था। अर्थात यहाँ कवि राजनीति पर करारा व्यंग कर रहे हैं कि जिस समय देश स्वतंत्र हुआ तो देश की स्थिति और राजतंत्र उस समय भी विषमता से भरे हुए थे, और आज जब 47-74 बन चुका है तो भी स्थितियां ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। बस फर्क इतना आया है कि 47 में 4 बाईं ओर और 7 दाईं ओर था, और अब 7 बाईं ओर और 4 दाईं ओर है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि सत्ता किसी भी पार्टी के हाथ में रहे, राजनेता कोई भी हो, स्वतंत्र और असली जुबान पर हमेशा ताला जड़ देती है। अर्थात संविधान से स्वतंत्रता प्राप्त होने पर भी सत्य बोलने की इजाजत किसी को नहीं है। यहां कवि यह बताना चाहते हैं कि अब हम यह देखें कि कहीं ये दबी हुई जबान हमारी ही तो नहीं है। यदि यही सत्य है, यह बात अच्छी प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि हमारे पास इस दबी जुबान के साथ जीने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और समाधान नहीं है। तो आइए साथियों, कवि की इस कविता में उठाई गई इस सामाजिक और राजनीतिक विसंगति को कविता के पदों के माध्यम से समझें और सत्य के साथ खड़े होने की हिम्मत जुटाएं। पद संख्या 1। मेरी कल्पना में एक ऐसा भी दृश्य आया, आत्मा के खोजी कुत्ते सफेद रंग को घसीट कर ला रहे थे और सफेद रंग के काले खून में घुसे हुए पक्ष व विपक्ष बाहर न आने के लिए छटपटा रहे थे। एक आदमी जो हर बार मेरे साथ उठता बैठता है, अमूमन हम एक दूसरे की जासूसी करते हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित नई कविता के जाने माने सुप्रसिद्ध कवि श्री लीलाधर जगुड़ी जी द्वारा रचित स्वतंत्र जुबान नामक कविता से लिया गया है। संधान यहां कविवर राजतंत्र और समाज में व्याप्त कथनी और करनी की विसंगति का उद्घाटन कर रहे हैं, और इसी कारण मनुष्य चाहकर भी अंतर आत्मा की वह आवाज जो उसे सत्य बोलने के लिए प्रेरित करती है, उसे नहीं सुन पाता, क्योंकि वह जानता है कि यदि उसने सत्य बोला तो निश्चित रूप से वह किसी न किसी मुसीबत में फंस जाएगा।
और इस मुसीबत से बचने के लिए वह हमेशा अपनी जुबान को दबाए रखता है। कवि इसी विषय का उद्घाटन करते हुए लिखते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार। यहाँ कविवर लीलाधर जगूड़ी जी राजनीतिक व सामाजिक विसंगति का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि मेरी कल्पना में एक ऐसा भी दृश्य आया। कल्पना सोच, ऐसी सोच जो यथार्थ के धरातल से परे है। दृश्य, नजारा, तस्वीर, आत्मा के खोजी कुत्ते की आत्मा के छानबीन वाला स्वभाव, सफेद रंग पवित्रता का, सत्यता का, शुद्धता का प्रतीक घसीट कर ला रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात आत्मा सही के साथ खड़ी होती है और सफेद रंग के काले खून में घुसे हुए, और वह सत्य काले खून में, काला खून अर्थात बुराइयों में दोषों से भरा हुआ जीवन, घुसे हुए, छिपे हुए थे। पक्ष व विपक्ष आत्मा के लिए उचित और अनुचित बाहर न आने के लिए छटपटा रहे थे। कि छटपटाना, व्याकुल हो जाना, बाहर समाज के सामने प्रकट होना। एक आदमी, एक व्यक्ति मेरे साथ उठता बैठता है, कवि के साथ रहता है, अमूमन, अक्सर जासूसी, दूसरे की गुप्त बातों को जानने की कोशिश करना। यहां कविवर लीलाधर जगूड़ी जी राजनीतिक और सामाजिक विसंगति पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि एक दिन मैंने बैठे बैठे एक ऐसा दृश्य, एक ऐसा नजारा अपनी कल्पना में देखा जिसमें आत्मा के खोजी कुत्ते सफेद रंग को घसीट कर ला रहे थे। अर्थात मेरी अंतरात्मा अपनी छानबीन के स्वभाव के कारण सत्य को, शुद्ध आचरण को, पवित्रता को घसीटती हुई ला रही थी। अर्थात आत्मा सत्य का साथ देने के लिए कचोट रही थी और सफेद रंग के काले खून में घुसे हुए, और ऐसे सत्य जो काले खून में समा चुके थे, अर्थात जो स्वयं अनेक दोषों से घिरे हुए थे मगर सत्य को बहुत अच्छे से जानते थे, उनकी अंतरात्मा सच्चाई को, शुद्धता को, पवित्रता को, सद्कर्मों को तथा दुष्कर्मों को, झूठ को अलग अलग कर समाज के सामने लाने के लिए व्याकुल थी, बेचैन थी। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि मैंने एक दिन यह महसूस किया कि मेरी अंतरात्मा सत्य का साथ देने के लिए मुझे प्रेरित कर रही है, मगर दुर्भाग्य यह था कि सत्य जानने वाले ये लोग स्वयं अनेक दोषों से घिरे हुए थे, और मैं भी उस सत्य को उजागर अपने दोषों के कारण, अपनी कथनी और करनी में अंतर के कारण नहीं कर पाया, क्योंकि मैं जानता था कि यदि मैंने सत्य बोला तो निश्चित रूप से मैं दोषी भी होगा और मुझे अनेक मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। मगर आत्मा की छानबीन वाली प्रवृत्ति के कारण सत्य और झूठ दोनों बाहर आने के लिए व्याकुल थे, बेचैन थे, मगर मैं उन्हें बाहर नहीं ला पाया। एक आदमी जो हर बार मेरे साथ उठता बैठता है, अब कवि अपनी इस कल्पना को पूर्ण करने के लिए एक तथ्य का उद्घाटन करते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो हर समय मेरे साथ रहता है, मेरे साथ उठता बैठता है, मेरे साथ अनेक प्रकार के कार्य करता है, वह सत्य को जानता था, लेकिन वो भी सत्य नहीं कह पाया अपने आप को बचाए रखने के लिए। अमूमन हम एक दूसरे की जासूसी करते हैं,
कि हम समाज को दिखाने के लिए तो मैत्री भाव से रहते हैं, लेकिन वास्तव में एक दूसरे के दोषों पर कड़ी नजर रखते हैं, गुप्तचरी का कार्य करते हैं, ताकि वो मेरे और मैं उसके दोषों को समाज के समक्ष उजागर ना कर पाऊं। आइए बच्चों, हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ कविवर लीलाधर जगूड़ी जी राजनीतिक और सामाजिक विसंगति का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि एक दिन मैंने अपनी सोच में एक अद्भुत दृश्य देखा, जिसके अंतर्गत आत्मा के खोजी कुत्ते सच को घसीट कर ला रहे थे, अर्थात मेरे मन में छिपे सत्य के भाव को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। और मैंने यह भी महसूस किया कि वो सत्य काले रंग के खून में, अर्थात अनेक दोषों और बुराइयों से घिरा हुआ है, मगर आत्मा अपनी छानबीन करने की आदत के कारण सत्य और झूठ को अलग अलग कर समाज के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए व्याकुल हो रही थी, बेचैन हो रही थी। लेकिन मैं आने वाली मुसीबत से खुद को बचाने के लिए ऐसा नहीं कर पाया। अब कवि एक प्रसंग का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो हर समय मेरे साथ रहता है, मेरे साथ उठता बैठता है, समाज के समक्ष हम मैत्री भाव का प्रदर्शन करते हैं, मित्रता दिखाते हैं, मगर वास्तविकता यह है कि अक्सर हम एक दूसरे के कार्यों पर कड़ी नजर रखते हैं, एक दूसरे की गुप्तचरी करते हैं और एक दूसरे के दोषों को पकड़े रखते हैं, ताकि कोई भी किसी के विषय में सत्य ना कह पाए। यदि वह सत्य बोलता है तो हम भी उसके दोषों को, कमियों को समाज के समक्ष लाकर उसे निंदित कर पाएंगे, उसे अपमानित कर पाएंगे और अपने दोषों में उसकी भागीदारी को सिद्ध कर पाएंगे। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि समाज में हम अपने कार्यों में शुद्ध भाव, शुभ भाव नहीं लाते, बल्कि दूसरों के अशुभ भावों को और उनके अनैतिक कार्यों पर कड़ी नजर रख अपने दोषों को छिपाने की कोशिश करते हैं। विशेष यहाँ कवि ने समाज की एक अत्यंत विचारणीय विसंगति, कथनी और करनी के दोष को उजागर किया है, जो मनुष्य को सत्य से परे ले जाता है। यहाँ उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग है, लक्षणा शब्द शक्ति है, शांत रस प्रसाद गुण है, मुक्तक छंद है, गे शैली है। यहाँ अनुप्रास, पदमैत्री, रूपक, स्वभावोक्ति आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 2, एक दिन मेरे हिस्से के सारे अपराध भी चुपचाप उसके शरीर में ही जाकर बस गए। जब कायरता का जिक्र चले तो कहीं वह अपना नाम वापस न ले ले और कहीं मैं अपने अपराधों से मुकर न जाऊं, तब वह उठा सवाल उठाने की गर्ज से। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, यहाँ कविवर राजनीतिक और सामाजिक विसंगति, कथनी और करनी का जो अंतर है उसका उद्घाटन करते हुए कवि बताते हैं कि यही वो दोष है जो हमें सत्य के निकट नहीं जाने देता और मुसीबत से बचने के लिए हम हमेशा सत्य बोलने से अपनी जुबान को दबाए रखते हैं, चुप रहना उचित समझते हैं। यहाँ कवि इसी सत्य का उद्घाटन करते हुए लिखते हैं कि व्याख्या शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार। यहाँ कवि राजनीतिक और सामाजिक विसंगति, कथनी और करनी के अंतर की बुराई का उद्घाटन करते हुए लिखते हैं कि मेरे हिस्से के सारे अपराध भी चुपचाप उसके शरीर में ही जाकर बस गए। यहाँ कवि यह बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ रहते हैं और उसके दोषों को छिपा कर रखते हैं, सत्य कहने से बचते हैं,
तो निश्चित रूप से हमारे दुर्गुण, हमारे दोष दूसरे के व्यक्तित्व को भी प्रभावित करने लगते हैं। यहां भी ऐसा ही हुआ। कवि के चरित्र के जो दुर्गुण थे, जो दोष थे, जो कमियां थी, दूसरे व्यक्ति के साथ रहने के कारण धीरे धीरे उसके चरित्र का हिस्सा बन गई। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि साथ रहते रहते हमारा स्वभाव भी दूसरे की अनुकूलता को प्राप्त करने लगता है। क्योंकि कहा भी गया है, कोयले की दलाली में मुंह काला, कि किसी की बुराई को यदि हम छिपा कर रखते हैं तो उस बुराई के छींटे देर सवेर हमारे चरित्र पर भी अवश्य पड़ते हैं। और यह कवि के उस मित्र के साथ घटित हो गया। अब वह व्यक्ति हमेशा डरा सहमा रहने लगा, क्योंकि ताकि जब कायरता का जिक्र चले तो कहीं वह अपना नाम वापस न ले ले। कि अब उसे यह डर लगा हुआ था कि जब कभी कायरता की बात हो, डरपोक होने की बात हो, तो उसे यह चिंता थी कि कहीं मैं उन सब से मुकर जाऊं और अपने अपराध स्वयं स्वीकार न कर लूं, और कहीं मैं अपने अपराधों से मुकर न जाऊं, कि कहीं मैं अपने अपराधों को मना कर दूं और वो सारे अपराध उसके हिस्से में चले जाएं। इसलिए वह स्वयं उन अपराधों को अपने हिस्से में स्वीकार करने को तैयार हो गया। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि यदि उसकी वाणी स्वतंत्र होती तो उसे मेरे दोष स्वीकार ना करने पड़ते। लेकिन कवि बताते हैं, समाज में सभी कायर हैं, क्योंकि सबकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है और वो सब सत्य बोलने से डरते हैं। हर एक को यह डर लगा रहता है कि कहीं कोई ऐसी समस्या न खड़ी हो जाए जिसका सामना करना मुश्किल हो जाए। तब वह उठा, कि तब वह व्यक्ति, तब वह मेरा मित्र मुझसे प्रश्न करने के लिए, मुझसे सत्य को पूछने के लिए, मुझसे कुछ कहने के लिए वह उठा और मेरे निकट आया। परंतु उसकी जीभ कई मामलों में दबी होने के कारण वह मुझसे सत्य प्रश्न नहीं पूछ पाया। आइए बच्चों, हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। यहां कविवर लीलाधर जगूड़ी जी राजनीतिक और सामाजिक विसंगति, कथनी और करनी में अंतर का उद्घाटन करते हुए एक प्रसंग का जिक्र कर रहे हैं। कवि बताते हैं कि एक दिन ऐसा आया, उस दिन मेरे हिस्से के सारे अपराध उस व्यक्ति के शरीर में जाकर समा गए। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि मेरे साथ रहते रहते मेरे दुर्गुण, मेरी दोष, मेरी झूठ उस व्यक्ति के चरित्र का भी हिस्सा बन गई। क्योंकि कहा भी गया है, कोयले की दलाली में मुंह काला। अर्थात जैसे व्यक्ति के साथ हम रहते हैं वैसे ही गुण, दोष और पहचान हमें भी प्राप्त होने लगती है। अब वह व्यक्ति डरा और सहमा था, इसलिए मुझसे कुछ न कह पाया। उसे डर था ताकि जब कायरता का जिक्र चले तो कहीं वह अपना नाम वापस ना ले ले और कहीं मैं अपने अपराधों से मुकर न जाऊं। कि वो चाहकर भी सत्य नहीं बोल पाया, क्योंकि उसे यह डर लगा हुआ था कि जब कभी कायरता की बात चले, जब कभी डरपोक होने की बात चले, तो वो अपना नाम वापस न ले ले। अर्थात उसने जो बात कही है उन बातों से मुकर ना जाए कि मैंने ऐसा नहीं कहा, और मैं अपने दोषों को, अपनी कमियों को, अपनी झूठ को स्वीकार करने से मना न कर दूं। इसलिए वह चाहकर भी सत्य नहीं बोल पाया, क्योंकि अनेक कारणों से, अनेक तथ्यों से, अनेक बातों से उसकी जुबान दबी हुई थी और वह
अपनी स्वतंत्र जुबान के अभाव में कायर बनकर सत्य बोलने से डरता रहा। अब वह यह भी डर रहा था कि कहीं मैं सत्य बोलूं और कोई न कोई मुसीबत मुझे आकर घेर ले। इस मुसीबत से बचने के लिए उसने स्वतंत्र वाणी का ही त्याग कर दिया। एक दिन तब वह उठा सवाल उठाने की गर्ज से कि एक दिन वह मेरे पास आया ताकि वह मेरे दुर्गुणों पर, मेरे झूठ पर कोई प्रश्न उठा सके, मगर उसकी प्रबल इच्छा होने पर भी वह ऐसा नहीं कर पाया, ऐसा नहीं कह पाया, क्योंकि उसकी जुबान भी अनेक बातों में दबी हुई थी और वह अपनी बात खुलकर नहीं रख पाया। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि यदि हम किसी दोषी व्यक्ति के साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से उस दोष के भागीदार बन जाते हैं और समाज में हमें भी दोषी मान लिया जाता है। विशेष यहाँ कविवर मानव स्वभाव की कथनी और करनी के अंतर को उद्घाटित कर रहे हैं। उर्दू मिश्रित सरल सहज परवाहमयी खड़ी बोली है। लक्षणा शब्द शक्ति है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, मुक्तक छंद गे शैली है। यहाँ अनुप्रास, स्वभावोक्ति, मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 3। लेकिन उसकी जीभ कई मामलों में दबी हुई थी। वह जानबूझकर अंधा हो गया, क्योंकि अगर वह सवाल उठाता है तो फंसता है। जब वह चुप बैठ गया तो दिखाई नहीं दिया, पानी में बैठे हुए पत्थर की तरह मैं भी दबा दबा देखता रहा कि कौन कितने पानी में है। प्रसंग पूर्ववत संदर्भ, यहाँ कविवर राजनीतिक और सामाजिक विसंगति, कथनी और करनी में अंतर का उद्घाटन कर रहे हैं और यह बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि और इस विसंगति के कारण ही मनुष्य चाहकर भी अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन पाता, क्योंकि वह डरता है कि कहीं सत्य उसे किसी मुसीबत में न डाल दे। इस सत्य का उद्घाटन करते हुए कविवर लिखते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार, लेकिन उसकी जीभ कई मामलों में दबी हुई थी। यहाँ कविवर लीलाधर जगुड़ी जी अपने साथी व्यक्ति की स्थिति का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि जब वह मेरे दुर्गुणों पर, मेरे झूठ पर, मेरे दोष पर मुझसे प्रश्न करना चाह रहा था तो चाहकर भी सत्य नहीं बोल पाया, क्योंकि लेकिन उसकी जीभ कई मामलों में दबी हुई थी कि बहुत सारे ऐसे विषय थे, बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण स्वतंत्र वाणी होकर भी वो सत्य के निकट नहीं जा पा रहा था। अतः वह जानबूझकर अंधा हो गया। इसलिए जानबूझकर सत्य को जानते हुए अंधा हो जाना अर्थात अनजान बन जाना, कि वह सत्य को जानता था मगर सत्य बोलने की क्षमता और ताकत उसमें नहीं थी। इसलिए वह कवि के सारे दुर्गुणों से, दोषों से और झूठ से अपरिचित बन गया, अनजान बन गया, क्योंकि अगर सवाल उठाता तो फंसता है। यदि वह सत्य के लिए प्रश्न करता तो निश्चित रूप से उसे मालूम था कि वह जानबूझकर मुसीबत को बुलावा दे रहा है, क्योंकि कवि भी फिर उस सत्य का उद्घाटन करने से पीछे नहीं हटते जो उसके चरित्र के दोष थे। जब वह चुप बैठ गया तो दिखाई नहीं दिया, कि जब वह शांत होकर बैठ गया तो ठीक उसी प्रकार दिखाई नहीं दिया, अर्थात इस भीड़ में कहीं उस प्रकार खो गया जैसे पानी में बैठे हुए पत्थर की तरह, कि पानी के अंदर बैठा हुआ पत्थर कहीं दिखाई नहीं देता। उसी तरह इस सारे विसंगति से भरे समाज के अंदर वह भी सत्य से परे उसी का एक हिस्सा बन गया
और समाज में प्रमुख नहीं बन पाया। मैं भी दबा दबा देखता रहा कि चुपचाप मैं भी इस सारे दृश्य को अपने आप देखता रहा और मैं यह जांचने की परखने की कोशिश कर रहा था कि कौन कितने पानी में है, कि कौन सत्य बोल सकता है, किसमें कितनी सत्य के निकट जाने की ताकत है। यदि कोई ऐसा करता है तो वह भी अपनी जुबान खोलकर उसके सत्य को समाज के समक्ष ला दे। आइए बच्चों, हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। यहां कविवर अपने मित्र के मनोभावों का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि एक दिन वह मेरे दुर्गुणों, दोषों और झूठ पर प्रश्न उठाने के लिए उठा और मेरे निकट आया, मगर वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि लेकिन उसकी जीभ कई मामलों में दबी हुई थी कि वह भी स्वतंत्र वाणी तो रखता था लेकिन सत्य बोलने की ताकत नहीं थी, क्योंकि उसकी भी कथनी और करनी में अंतर था। उसके चरित्र में भी अनेक दुर्गुण थे, अनेक दोष थे। यदि वो मेरे जीवन के सत्य का उद्घाटन करता तो उसे मालूम था कि वह स्वयं बच नहीं पाएगा, इसलिए वह जानबूझकर अंधा हो गया कि सत्य को जानते हुए भी अपरिचित बन गया, अनजान बन गया। क्योंकि अगर सवाल उठाता तो फंसता है। वो जानता था कि यदि वो सत्य का उद्घाटन करता है, मेरे दुर्गुणों और दोषों को समाज के समक्ष लाता है, उन पर प्रश्न करता है, तो निश्चय ही उसके चरित्र पर भी, उसके दोषों पर भी, उसके दुर्गुणों पर भी उंगली उठती और वह जानबूझकर मुसीबत से फंस जाता। इसलिए इस संकट से बचाने के लिए, इस झंझट से अपने आप को बचाने के लिए वह सत्य को छिपाकर चुप बैठ गया और इस समाज की भीड़ में ठीक उसी प्रकार दिखाई नहीं दिया जैसे पानी की तलहटी में बैठे हुए पत्थर किसी को दिखाई नहीं देते हैं। और मैं भी चुपचाप इस सारे दृश्य को शांत भाव से देखता रहा, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि कौन कितने पानी में है, कि कौन कितने दुर्गुणों से भरा हुआ है और कौन सत्य बोलने की कितनी क्षमता अथवा ताकत रखता है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं, क्या हम दोनों में से कोई भी ऐसा है जो सत्य के साथ खड़ा होने की क्षमता रखता हो, सत्य के पक्ष में अपनी जुबान का इस्तेमाल कर सकता हो। अर्थात कवि ने कहा कि हम दोनों ने ही सत्य को छिपाकर झूठ का साथ दिया। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि इस समाज में, इस संसार में प्रत्येक प्राणी कहीं ना कहीं दोष और झूठ का शिकार है। अतः वो मुसीबत से बचने के लिए सत्य के पास नहीं जाता है। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग है। लक्षणा शब्द शक्ति है, शांत रस प्रसाद गुण है, मुक्त छंद गे शैली है। यहां अनुप्रास, मानवीकरण, पदमैत्री, कारण, पुनरुक्ति, प्रकाश, प्रश्न आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा में प्यारे बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आशा है आपको पढ़ा गया विषय समझ में आ रहा होगा। अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।